लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे बुशमैन्स के बारे में। लाइफ इन मोड ऑफ लाइफ इन हॉट डेजर्ट्स, यानी जो उष्ण जो मरुस्थल है वहां पर मोड ऑफ लाइफ किस प्रकार से चलता है। यहाँ पर मैंने कहा कि मरुस्थल जो है, अब उष्ण मरुस्थल कहा है, इसका मतलब ये भी है कि जो मरुस्थल होते हैं वह कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। और मरुस्थल कोल्ड है या हॉट है ये डिपेंड करता है कि वह किस रीजन के अंतर्गत है, किस एल्टीट्यूड पे है। तो उसके बिहाफ पे कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट्स को हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। दिखने में कैसे होते हैं, तो आप इस चित्र को देखकर एक सहज सा अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बुशमैन्स लगते हैं। जितनी भी हम ट्राइब्स देखें तो ट्राइब्स के अंतर्गत सबसे, अगर मेरे हिसाब से अगर संघर्षशील जो जीवन देखा जाए तो इन्हीं बुशमैन्स का रहता है। किस प्रकार से ये इन क्षेत्रों में अपने आप को सरवाइव करते हैं, किस प्रकार से इनकी क्लॉथिंग है, किस प्रकार के इनके रिचुअल्स है, किस प्रकार से ये अपने आप को वहां पर सरवाइव रखते हैं और अपने इन्वायरमेंट से उनका अडॉप्शन किस प्रकार से चलता है, उन सारे ही प्रश्नों के जवाब हम इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखेंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉट डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हॉट डेजर्ट्स सबसे पहले कहा कि उष्णकटिबंध का अर्थ होता है कि वे सभी रीजन्स जहां कहीं पर भी अगर देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो क्षेत्र रहता है उनको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉट डेजर्ट्स को अगर देखें तो वर्ल्ड में जो अलग अलग कंटिनेंट्स है उसके अंतर्गत, जैसे कि अगर नॉर्थ अमेरिका से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर ग्रेट बेसिन और ये चिहुआन जो दे रखा है, यहाँ पर बेसिकली दो डेजर्ट्स पाए जाता है। एक है सोनारान और दूसरा है मोजावे। ये कुछ डेजर्ट है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पेटागोनिया है, पेटागोनिया के साथ साथ यहाँ पर अटाकामा का डेजर्ट, ये है सहारा डेजर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पर हो गया अरब का डेजर्ट। यहाँ पर दो तीन है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता, दस्त ए लूट और एक है दस्त ए कबीर। ये यहाँ पर दो अरब में डेजर्ट पाए जाते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर देर लिख रखा है, देखिए दस्त लूट और दस्त कबीर ये नाम लिख रखा है। ये है किजिलकुम, ये है गोबी का मरुस्थल, ये है कराकुम का डेजर्ट और ये है सबसे नॉन पैलेस जिसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। तो ये हॉट डेजर्ट्स है, यानी वहां पर तेज गर्मी। अगर यहाँ की क्लाइमेट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि वहां की क्लाइमेट किस प्रकार की होगी, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि वहां पर जो परसेप्शन होगा, सॉरी परसिपिटेशन जो होगा, जिसे हम कहते हैं वर्षण, वर्षण जो होगा वो लोवेस्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम बारिश होगी। फिर उसके बाद अगर गर्मी की बात करते हैं तो काफी हॉट रीजन रहेगा, वहां पर आपको ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी। ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी तो आपको वहां पर हम कह सकते हैं कि अगर प्रेसिपिटेशन या बारिश नहीं हो रही है तो हम एक सहज से रूप से कह सकते हैं कि वहां पर आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा। वेजिटेशन नहीं मिलेगा तो वहां पर एनिमल्स नहीं मिलेंगे, एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो उनकी मोड ऑफ लाइफ जो है वो कुछ अलग प्रकार की रहेगी। तो वहां पर सरवाइव करने के लिए अगर वहां पर कहेंगे कि बारिश नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं ये सभी वो रीजन है जहां पर कल्टीवेशन नहीं होगा, यहाँ पर वहां पर कृषि की संभावनाएं नहीं होगी। तो एक डेजर्ट होना ही हमारे सामने कई चीजों को सामने लाता है। फिर हम वहां की वेजिटेशन के बारे में एक अनुमान लगा सकता है कि वहां पर जीरोफाइट्स टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, कांटेदार वनस्पति मिलेगी, छोटी छोटी पत्तियों वाले मिलेंगे, लंबी जड़ों वाले होंगे। तो ये कुछ सारी विशेषताएं केवल डेजर्ट नाम से हमें पता चलता है। अब यहाँ पर वो अपने आप को सरवाइव किस प्रकार से करते हो, देखिएगा वहां पर वन नहीं है, एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज नहीं है, बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है तो उनके पास संघर्ष क्या है,
संघर्ष यानी वो अपने आप को सरवाइव करेंगे किसके लिए, उनको भोजन चाहिए और दूसरी उसकी आवश्यकता है पानी। भोजन और पानी की तलाश में ये लोग यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहेंगे। उसी में से ही एक जो प्रजाति है जो रहती है यहाँ पर यानी ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के कंटिनेंट में जो कालाहारी का जो डेजर्ट है वहां पर एक ट्राइब या कुछ पीपल्स रहते हैं जिन्हें हम बुशमैन्स कहते हैं। इन बुशमैन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश क्या होगा। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाता है। ये मैंने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत काफी विस्तार से आपको बताया था कि जितने भी आप डेजर्ट्स पूरे वर्ल्ड में देखेंगे और हर कंटिनेंट में देखेंगे, केरल एक्सेप्शंस जो है वो यूरोप में पाया जाता है। यूरोप के पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलता। बाकी हर एक ईच कंटिनेंट्स को आप देखेंगे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का ये वेस्ट जो है वहां पर आपको डेजर्ट, साउथ अमेरिका का जो वेस्ट रीजन है वहां पर भी आप देखेंगे डेजर्ट, अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहां पर डेजर्ट, नामीब ये भी साउथ वेस्ट जो है वहां पर डेजर्ट, एशिया का भी ये देखिएगा साउथ वेस्ट यहाँ पर डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया का भी ये जो भाग है जो वेस्ट में है ये पूरा का पूरा डेजर्ट। तो ये डेजर्ट यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो 30 टू 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी बोथ हेमिस्फीयर है, दोनों ही गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में डेजर्ट मिलता है। एक और चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर डेजर्ट है, इसका मतलब ये हो गया ये जो रीजन रहेगा यानी महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग है वो काफी आपको ग्रीनिश देखने को मिलेगा, वहां पर आपको हरियाली देखने को मिलेगी। और जहां पर हरियाली देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है। डेजर्ट पाया जाता है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, थोड़ा सा हल्के से डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आपने कोल्ड करंट्स देखने को मिलेगी। कोल्ड करंट्स देखने को मिलेगी। कोल्ड करंट का अर्थ हो गया यहाँ पर आपको ठंडी जल धारा मिलेगी। ठंडी जल धारा मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर एक ठंडी जल धारा की बात करें तो यहाँ पर हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा या इसको पेरू की ठंडी जलधारा कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको ठंडी जलधारा मिलेगी, यहाँ पर भी ठंडी जलधारा मिलेगी, यहाँ पर भी कोल्ड करंट। और जहां कहीं पर भी कोल्ड करंट मिलती है वहां पर पर्सिपिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हॉट वाटर नहीं बन पाता है, हॉट वाटर नहीं बनता है तो वहां पर आपके कन्वेक्शन नहीं होगा, संवहन धाराएं नहीं उठेगी, और संवहन धाराएं नहीं उठेगी तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में डेजर्ट्स पाए जाते हैं। प्रीवियस क्लासेस को आपको फर्स्ट ईयर वाली में देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो ये वह रीजन है जो यानी हॉट डेजर्ट्स जो होते हैं वह ईच कंटिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में आपको 30 टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो लैटिट्यूड्स है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं बुशमैन्स की। दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, अर्धनग्न है, यानी यहाँ पर इनको पहनने के कपड़े नहीं है। पहनने के कपड़े क्यों नहीं है, तो उसके पीछे हमने कहा था कि अनुमान लगाना है क्यों कपड़े नहीं पहनते हैं, तो तेज गर्मी यहाँ पर रहती है इसलिए यहाँ पर क्लॉथिंग नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता है इसलिए यहाँ पर इसको फाइबर्स नहीं मिलते, यानी रेशे नहीं प्राप्त होते हैं इसलिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर वनस्पति भी नहीं है इसलिए यहाँ पर छाल या जो पत्ते हैं वह भी नहीं मिलते हैं। तो मुख्य रूप से इनको क्या मिलता है, चमड़ा, और चमड़े को ये शरीर पर लपेटते हैं और वही उसके अंगरक्षक होते हैं या अंगरक्षक कहा जाता है। बात करें मरुस्थल किसे कहा जा सकता है, तो मरुस्थल की एक सामान्य सी परिभाषा, यानी अगर हम कहें
कि डेजर्ट किसे कहा जाए, तो डेजर्ट कहने के लिए वह क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं होती, जहां पर स्नोफॉल नहीं होता, लगभग 250 mm या फिर हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से बिलो यहाँ पर अगर बारिश होती है तो उन सभी क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, डेजर्ट के नाम से वहां पर उन्हें जाना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या विशेषता रहेगी डेजर्ट की, कि यह एक रेगिस्तान, मरुस्थल, एक बंजर और एक ड्राई रीजन है जहां पर आपको वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगा, यानी वनस्पति नहीं के बराबर उगती है। यहाँ केवल वही पौधे पनप सकते हैं जो जल संचय करने की या धरती के बहुत नीचे से जल प्राप्त करने की क्षमता होती है, यानी जिसकी जड़ें लंबी होती है वही पौधे यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। इस प्रकार के जो पौधे को हम कहते हैं मरूदविद, मरूदविद, या इसे कहा जाता है जीरो फाइट। जीरो फाइट्स जो होते हैं वो इसी प्रकार के पौधे कहलाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर उगने वाले जो पौधे होते हैं जमीन के काफी नीचे तक अपनी जड़ों को विकसित करते हैं ताकि नमी को नीचे से ग्रहण कर पाए। मिट्टी की जो पतली सी चादर यहाँ पर पाई जाती है, और मिट्टी की जो चादर पाई जाती है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो उपजाऊपन है वो नहीं देखने को, फर्टिलिटी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वेजिटेशन नहीं होते हैं, वेजिटेशन के साथ एनिमल्स नहीं होते हैं, और दोनों के कारण यहाँ पर ह्यूमस की कमी रहती है। इस कारण यहाँ पर बिल्कुल भी उपजाऊ मिट्टी नहीं रहती है। तो मिट्टी जो है उसमें खाद का बिल्कुल अभाव रहता है, बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है, यानी अनुपजाऊ होती है। दूसरी और विशेषता यहाँ पर इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण से जितना भी जो पानी जितना बरसता है वह, यानी वर्षा से ज्यादा यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, और वर्षा से जितना जल प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक यहाँ पर इवेपोरेशन होता है। इस कारण यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है, बहुत कम बारिश होती है, या फिर होती नहीं है, या फिर बिल्कुल कम होती है। तो ये एक मरुस्थल की विशेषताएं देखने को मिलती है। अब इस क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर ये निवास करते हैं। तो बुशमैन्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन जो है वह एक आखेट जनक, यानी ये क्या है, ये एक हंटर्स है, वो शिकारी जाति रहती है जो कई साल 100 शताब्दियों या कुछ शताब्दियों से यहाँ पर रहते हैं। मैन जो लैंड है जहां पर ये नीलतन रहते हैं उसका नाम है बासुतो लैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया, पूर्वी टंगानिका और पूर्वी अफ्रीका के जो हाईलैंड्स है वहां पर फैले हुए थे। फिर निग्रो जो कृषक जनजाति है उनके इनके क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर दिया, और ये जो जनजाति है जिसे बुशमैन कहता है ये माइग्रेट हो गए। माइग्रेट होते हुए ये केवल और केवल अभी कालाहारी डेजर्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो बांटू निग्रो जो एक कृषक है, हॉटेंटाट जो एक बर्बर जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। निग्रो क्या होता है आगे वाली क्लासों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। निग्रो की एक सामान्य विशेषता है रंग काला, जबड़ा चौड़ा, हॉट बार की ओर निकले हुए, और बाल इनके घुंघराले होते हैं। और इनके आक्रमण से दक्षिणी अफ्रीका में बसने वाली जो यूरोपीय जातियां थी और उनके आक्रमण से अफ्रीका में बसने वाली यूरोपीय जातियों के आक्रमण से बुशमैन की जो संख्या है निरंतर घटती जा रही है, यानी अभी इनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 10,000 मिलते हैं। ये निग्रिटो जाति के वंशज है जिसकी सामान्य विशेषता होती है कि औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर, स्त्रियां 135 सेंटीमीटर, रंग काला, होठ मोटे, पेट बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, क्योंकि इनका जो भोजन रहता है मिस बैलेंस रहता है, बैलेंस डाइट नहीं लेने के कारण इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। ये सभी विशेषताओं देखने के बाद हम अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो बुशमैन दिखने में इस प्रकार के क्या विशेषता है, तो हमने कहा कि ये यहाँ पर रहते हैं। अगर हम अफ्रीका कंटिनेंट को देखें तो अफ्रीका के अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा जैसे कि पिग्मी। अब पिग्मी जो है ये जायरे नदी जिसे कांगो नदी कहा जाता है, इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये कांगो रीजन है, और कांगो रीजन के अंतर्गत जो पिग्मीज रहते हैं, तो पिग्मीज के ठीक नीचे वाला जो क्षेत्र है ये है बुशमैन्स का, जहां पर ये जनजाति रहती है, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत ये रहती हुई अपने आप को सर्वाइव कराती है।
ये जो पिग्मी है वो पिग्मी कहाँ रहते हैं, ये जंगल में रहते हैं। जंगल किस प्रकार के, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कौन से, तो हमने कहा कि ये इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर निवास करते हैं पिग्मी। पिग्मी के साथ साथ हमने साउथ अमेरिका के अंतर्गत बोरोर को पढ़ा, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत या अफ्रीका के अंतर्गत पिग्मी को पढ़ा, और इसी प्रकार से जो मलाया है उस मलाया के अंतर्गत हमने दो ट्राइब्स को पढ़ा, एक तो था सेमांग और दूसरा था सकाई। तो इसी प्रकार से ये पिग्मी के ठीक नीचे ये रहते हैं किसमें, डेजर्ट में। डेजर्ट में या मरु प्रदेश में। मरु प्रदेश कौन सा, हॉट डेजर्ट्स। तो यहाँ पर ऑरेंज नदी और यहाँ पर देखिए जाम्बेजी नदी, इन दोनों के बीच के क्षेत्र में ये निवास करते हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये अफ्रीका के अंतर्गत यानी दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत अगर आप देखें तो देखिएगा ये जो कलर है यानी कालाहारी डेजर्ट को दिखाता है, ये कालाहारी का बेसिन है, और उसके बाद नामीब का डेजर्ट बाद में। ये नामीब का डेजर्ट नामीबिया में आता है। तो मेन जो रीजन है इसका ये वाला रीजन है, ये वाला। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बोत्सवाना आ रहा है, ये विंटनॉइक आ रहा है, शाने आ रहा है। तो ये अफ्रीका का ये जो रीजन है वहां पर यानी जिम्बाब्वे, अंगोला, लेसेथो या दक्षिणी अमेरिका, स्वाजीलैंड, इन सभी क्षेत्रों से घिरा हुआ ये जो डेजर्ट है जिसे हम कहते हैं कालाहारी, यहाँ इस कालाहारी डेजर्ट के अंतर्गत ये ट्राइब रहती है। बढ़ते हैं आगे। तो दक्षिणी अफ्रीका का कालाहारी जो मरुस्थल है वहां पर ये निवास करते हैं। बासुतोलैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया, टेंगानिका पूर्वी अफ्रीका में फैले थे। अभी वर्तमान में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 18 की लाइन 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लगाकर ये जो है 24 डिग्री साउथ जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच में ये निवास करते हैं। कुछ इस क्षेत्र की विशेषता जैसे कि हमने कहा कि ये 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर ओकाविंगो नदी, एनाग्मी झील के दलदल, लिम्पोपो नदी, नेसोब नदी के विरल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शिकार के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी भूमि इसके पास देखने को मिलती है। मीन सी लेवल से 300-400 मीटर ऊंचा क्षेत्र है। पूर्व और पश्चिम में ऊंचे ऊंचे भाग पाए जाता है। पूरी की पूरी जो जलवायु है वह है उष्ण हॉट डेजर्ट टाइप की है, जहां पर पूरे के पूरे साल भर तापमान काफी ऊंचा रहता है, लेकिन रात जो होती है काफी ठंडी रहती है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर का जो वेरिएशन है काफी अधिक देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा गर्मी जनवरी में पड़ती है। अब ये प्रश्न उठता है कि जनवरी में क्यों बढ़ती है। देखिएगा जो दक्षिणी गोलार्ध है उस दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो काफी गर्म रहता है, क्योंकि उस समय जो सूर्य रहता है वह कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ रहता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला या मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है या जो दक्षिणी गोलार्ध है वो काफी ठंडा रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तापमान 46 प्लस तक भी पहुंच जाता है, लेकिन रात का जो टेम्परेचर रहता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सबसे ठंड जुलाई के अंतर्गत हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर इस समय गर्मी रहती है। औसत तापमान जो रहता है एवरेज जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। सर्दियों के समय रात में बहुत अधिक ठंड मिलती है जो बुशमैन के लिए असह्य रहती है, यानी सहन करने योग्य नहीं रहती है। तो इस प्रकार से बुशमैन के बच्चे हैं। और कौन कौन सी विशेषता, जलवायु की हम विशेषता देख चुके हैं। हमने पढ़ा है कि उष्ण जलवायु रहती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी जनवरी के महीने में रहती है क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है। सबसे ठंडा महीना जुलाई, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो 50 से 85 सेंटीमीटर जो दिसंबर से फरवरी के बीच में रहती है। जब हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहती है उस समय यहाँ पर बारिश होती है, यानी केवल 3 दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बहुत कम बारिश होती है। बाकी का पूरा जो टाइम रहता है सूखा ही जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के रूप में यहाँ पर बुशमैन घास यानी घास है, उस घास का भी नाम बुशमैन घास दिया जाता है। आपने भी नाम सुना होगा कई बार इस प्रकार से
जवाई लेपर्ड क्षेत्र में आपको बुशमैन घास देखने को मिलती है, वो लगाते हैं। इसके अलावा कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति है उसको हम जीरो फाइट्स के नाम से जानते हैं, या हम इसे मरूद भिद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। एक विशेष प्रकार का तरबूज यहाँ पर उगता है जिसे ये मैनल्स या चुष्मा कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर चित्र में देखने को मिलता है। तो ये काफी लंबे समय तक इसके अंदर का वाटर स्टोर रहता है, इसलिए वाटरमेलन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मैनल्स है इनका उपयोग करते हुए ये इसका युग कहते हैं। ये बुशमैन घास जो है, यहाँ पर मैंने कहा था बुशमैन घास, तो इस प्रकार की लेमन ग्रास जो होती है उसी प्रकार से बुशमैन ग्रास जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बारिश की बात की हमने, दिसंबर से फरवरी के बीच में कांटेदार झाड़ियां रहती हैं। इसके अलावा विशेष प्रकार का तरबूज जो जल के लिए मनुष्य को भी चाहिए और पशु सबके लिए ये तरबूज रहता है। वर्षा की मात्रा काफी अलग अलग रहती है, यानी काफी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, सभी जगह बराबर बारिश नहीं होती है। पानी बहुत कम समय तक इन झीलों के अंतर्गत ओकाविंगो या एंगामी झीलों के अंतर्गत रहता है और ज्यादातर सूखे रहते हैं। इसके तल के अंतर्गत नमक का जमाव रहता है, यानी खारी झीलें यहाँ पर देखने को मिलता है। दिखने में कैसे होते हैं, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि बाल देखिए कि घुंघराले बाल है, जबड़े थोड़े से यहाँ से बाहर की ओर निकले हुए हैं, नाक जो है काफी चौड़ा हुआ है, होठ जो है काफी मोटे और बाहर की ओर निकले हुए, हाइट काफी अधिक होती है। और इस प्रकार की जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो निग्रिटो नाम के या निग्रो के समान देखने को मिलती है। छोटा कद होता है 5 फीट के आसपास, जबड़े और होठ बाहर की ओर निकले रहते हैं, आंखें चौड़ी नहीं होती, आंखें देखिए बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी होती है। ये कारण हो सकता है कि तेज गर्मी होती है तो इसके कारण आंख खुल नहीं पाती। तो एडेप्शन का अर्थ होता है कि उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को आप समायोजित करें, तो जैसा वहां पर इन्वायरमेंट है उसके साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इस कारण इसकी जो आंखें होती हैं काफी छोटी छोटी। ऐसी ही आंखें आपको जब बर्फ वाले क्षेत्र है वहां के लोगों के भी आंखें छोटी छोटी देखने को मिलेगी। और एक हॉलैंड का मैंने उदाहरण दिया था कि वहां पर तो आंखें इतनी छोटी होती है कि अगर उनको सीधा देखना होता है तो अपने सिर को उनको कमर तक ले जाना पड़ता है, यानी इतना पीछा वो झुकेंगे तब उनको एकदम सीधे दिखाई देगा। बाल घुंघराले होते हैं जैसा कि आप चित्र के अंतर्गत देख पा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर शिकार किस प्रकार से करते हैं। तो ओकाविंगो की जो दलदल क्षेत्र है या नंगामी जो झील हमने डिस्कस किया था जहां पर पानी भर जाता है, वहां पर कुछ जानवर हिरण, जंगली बकरी वगैरह यहाँ पर ये चित्र दे रहे हैं, जंगली भेड़, कोडू। कोडू कैसा होता है, कोडू ये है कोडू। फिर है ब्लैसबॉग इसे कहते हैं ब्लैसबॉग। फिर है ये ग्नू। ग्नू जो है वो कुछ इस प्रकार का है। और जेब्रा आप जानते हैं, जिराफ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा खरगोश, चूहे और चमगादड़ जो छोटे छोटे जानवर मिलते हैं उनका ये शिकार करता है। शिकारियों की बात करें तो बहुत पूरा का पूरा इनका जीवन शिकार पर आधारित है, क्योंकि पशुपालन नहीं कर पाते हैं, वेजिटेशन नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत अच्छे हंटर्स होते हैं, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। जानवरों की खाल जो होती है, चमड़ा, उसको ओढ़ लेते हैं और उसके ऊपर सिंग लगा देते हैं। ये आगे एक चित्र में बताऊंगा कि उसके जो सिंग लगा देते हैं, यानी वो इस प्रकार से लगाते हैं कि दूसरे जानवरों को लगे कि कोई मेरे जैसा ही कोई जानवर है। जानवरों की बोली निकालते हैं। शतुरमुर्ग जैसे जानवरों को भी उन्हीं का वेश बनाकर मारता है, यानी वह उन जैसे ही वस्त्रों को पहनकर ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं। भेड़िया, बंदर, इनको भी शिकार से मारते हैं। बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदकर पट्टियों से ढक देते हैं और उसको डरा डरा कर उसी तरफ भगाया जाता है, फिर उसको गिरा कर मार देते हैं। फिर उसका मांस और खान का प्रयोग खाने के लिए करते हैं। कहा जाता है कि बुशमैन जो है अपने शिकार के पीछे 40 से 50 किलोमीटर तक चले जाता है। ये दिखाता है कि उनके लिए शिकार कितना अहमियत रखता है। जब शिकार बहुत ज्यादा मिलता है तो दावतें मनाए जाते हैं। दावतों में इतना खाते हैं कि कई दिनों तक सुस्त पड़े रहते हैं, उठ ही नहीं पाते। तो और दूसरी स्थिति है कि जब शिकार नहीं मिलता है तो भूखे रहते हैं, खाल चबाकर, चमड़ी को चबा चबा कर अपनी भूख को शांत करते हैं। और जैसे कि यहाँ की जो जलवायु है उष्ण और आर्द्र है, ऐसी स्थिति में मांस जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए वहां पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बुशमैन जो है उसके जीवन में ठूस ठूस कर खाने और भूखे मरने के दिन भी आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ट्राइब है जिनके जीवन में ठूस ठूस खाने के भी दिन आ जाता है और भूखे मरने के भी दिन
आ जाता है। ये कुछ विशेषता देखने को मिलती है। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा पीडीएफ, तो आप उसको देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता। ये कौन कौन से जानवर वगैरह का शिकार करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से सबसे अच्छी चीज जो निकलती है, सबसे पहले तो ये मुख्य रूप से आखेट पर निर्भर रहता है और सर्वभक्षी यानी ओमनीवायरस होती है। ओमनीवायरस का अर्थ होता है कि इनको इनके ऊपर यानी इनके ऊपर अगर जूं भी बैठ जाती है तो जूं को भी पकड़ के खा जाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वर्ड है बुशमैन्स राइस। बुशमैन्स जो राइस है यानी बुशमैन राइस क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बुशमैन राइस क्या है। तो जो दीमक है उस दीमक को बुशमैन्स के चावल कहा जाता है और इन्हें वह चबा चबा कर चावल के समान खाता है। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, शरीर के जूं तक को खा लेते हैं, इसलिए इनका जो खान पान है काफी गंदा और लो क्वालिटी का रहता है। और इसी कारण कहा जा सकता है कि ये एक निम्न कोटि यानी सर्वाइव करने। यहाँ पर ये चीजें नहीं देखनी है कि क्यों खाते हैं, उसके पीछे कारण है कि जैसे तैसे जो भी चीज मिले उससे अपनी भूख को शांत करना है। भोजन सर्वभक्षी होते हैं या क्रमी भक्षी होते हैं। क्रमी भक्षी उन्हें कहा जाता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। सर्वभक्षी यानी हर चीजें खा जाता है। कौन कौन सी चीजें खाते हैं, तो दीमक, जूं, शिकार का 50 किलोमीटर तक पीछा करते हैं। पानी का जो स्रोत होता है वहां पर बैठते हैं ताकि पानी पीने के लिए कोई जानवर आएगा तो उसे वो मारकर अपना शिकार बना लेता है। एक व्यक्ति आधी भेड़ तक खा लेता है। भोजन का संचयन नहीं कर पाते हैं, गैदरिंग जो प्रोसेस नहीं चलती है क्योंकि यहाँ पर जो खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है। और इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का तो तरबूज हमने कहा, तो ये तरबूज का उपयोग न केवल बुशमैन्स करते हैं, बाकी यहाँ रहने वाले जो जानवर है वो भी इसे खाते हैं। पहनावा की बात करते हैं कि पहनावा बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर हमने कहा कि चमड़े से निर्मित, चमड़ा कहाँ से आता है, तो शिकार खूब करते हैं। महिलाएं चौगा पहनती, चौगा जो इस प्रकार से इस महिला के वेश के अंतर्गत आप देख सकते हैं या फिर इन महिलाओं की वेश के रूप में देख सकते हैं, इस प्रकार का चौगा पहनती है और इसे वो क्रॉस कहती है। क्रॉस में बच्चों को भी रखती है। यहाँ पर देखिएगा ये पीछे की तरफ जो क्रॉस है इसके अंदर बच्चों को भी रखा जा सकता है, ऐसा ये क्रॉस होता है। तो इस प्रकार की वेशभूषा इनकी होती है। जूते चमड़े से निर्मित होते हैं। शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाते हैं जिसमें चर्बी में यानी जो फैट है उसमें लाल या सफेद पाउडर मिला के, ये वहां पाए जाने वाले मच्छरों के प्रकोप से राहत करने के लिए होता है क्योंकि ये स्नान नहीं करते हैं, पानी है ही नहीं पीने के लिए तो स्नान क्या करेंगे। तो इस प्रकार की जो विशेषता है इनमें देखने को मिलती है। शुतुरमुर्ग के अंडों और जो बीज होते हैं उससे आभूषणों का निर्माण करते हैं। तो उष्ण जलवायु होने के कारण अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती है। वस्त्रों की जो खाल होती है उसको पहनते हैं। पुरुष और स्त्रियां कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। शरीर का शेष भाग नग्न रहता है। रात्रि में खाल ही ओढ़ते हैं। ठंड का समय हो चाहे बारिश का समय हो, धूप और ठंड से रक्षा के लिए शरीर पर बूचर नाम का एक लेप लगाते हैं जो कि पशुओं की चर्बी यानी फैट और चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है। स्नान नहीं करते हैं इसलिए शरीर पर लगा हुआ ये जो लेप होता है वह इसकी धूप से भी रक्षा करता है तथा कीड़ों से भी रक्षा करता है। बीजों को आपस में डोरी से बांधकर आभूषण बनाया जाता है और शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उसके जो छिलके होते हैं उससे भी आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। आवास मकान किस प्रकार के होते हैं, स्थायी आवास नहीं होते हैं क्योंकि शिकार की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता है। तो वहां पर कुछ गुफाएं या झोपड़ियां बन जाती हैं, उनका रूप उनका निर्माण करते हैं। झोपड़ी का निर्माण लकड़ियों से या चटाई से करते हैं। कभी कभार जो बीच में से कह सकते हैं कि गोल आकार काट कर घेरा बना लेते हैं ताकि रात में सर्दी से भी बचाव हो और जंगली जानवर जो हैं वो भी इनको नहीं मारे। अल्पकालिक जो गांव होते हैं वो वार्फ कहलाता है। अल्पकालिक यानी शॉर्ट टाइम के जो विलेजेस होते हैं, क्योंकि जहां पर पानी नहीं होगा वहीं पर ये डेरा लगाता है, पानी वहां पर चला जाता है तो जानवर भी उस स्थान को छोड़ लेते हैं, तो ये भी उस स्थान को छोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करने का एकमात्र जरिया है वो है शिकार। शिकार नहीं होगा तो वो भी वहां पर नहीं रह पाएंगे। 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं इस प्रकार के। फिर हम बात करते हैं अस्त्र और औजार। औजार कौन कौन से हैं, तो ये तीर कमान है, यहाँ पर देखिएगा तीर कमान है इस प्रकार से। ये एक पानी डालने का भी यंत्र हो या तीर डालने का ये हो सकता है, ये तीर होते हैं इनके। और यहाँ से देखिएगा ये गोल गोल घुमाकर बैंत से आग लगा रहे हैं, यहाँ पर ये आग लगा रहे हैं गोल गोल घुमाकर। इसके अलावा ये चमड़े की बनी हुई इस प्रकार की जो है जिसके अंतर्गत ये तीर कमान को रखते हैं। ये शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनका भी ये प्रयोग
करते हैं, बढ़ते हैं। तीर कमान फेंक कर मारने वाले भालू, चाकू, कमान से लकड़ी रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने की अग्नि काष्ठ, फायर स्टिक रखता है। यहाँ पर फायर स्टिक का प्रयोग आप देख सकते हैं, ये फायर स्टिक है, यहाँ पे देखिएगा ये फायर स्टिक है जिसको लकड़ी पर रगड़कर ये आग लगाते हैं। आग लगाते हैं यानी खाना पका कर खाते हैं। फिर है जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों या हिरण के खाल की थैली, ये यहाँ पर इसको वाटर पॉट कर सकते हैं, ये वाटर पोर्ट है इनका, या फिर ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसका प्रयोग ये करते हैं। लकड़ी के प्याले होते हैं, भोजन का कच्चे ही प्रयोग करते हैं या खुले में भूनकर खाते हैं। ठीक है, ये बहुत कम बर्तन रखते हैं क्योंकि ये नोमैडिक लाइफ को जीते हैं, घुमंतु रहते हैं, इसलिए बहुत कम बर्तनों का प्रयोग करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, अभी मैंने कहा था कि वो जानवरों की जो सींग वगैरह यानी इसका जो सिर है इसको ये ओढ़ लेते हैं और ये पूरा का पूरा अपने साथ रखते हैं और एकदम उनके बीच पहुंच जाते हैं ताकि उनको लगे कि कोई जानवर ही है। तो सामाजिक व्यवस्था की बात करें, बहुत ही नॉर्मल नहीं है, आदिम सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। 20 से कम व्यक्तियों का एक पूरा पूरा समाज हो जाता है। विवाह की बात करें तो दूसरे समाज में विवाह किया जाता है, भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें दूल्हा उठकर दुल्हन को पकड़ लेता है और यानी वो चॉइस वाला सिस्टम रह गया है कि आप अपनी पत्नी को इस प्रकार से पसंद कर लीजिए और वही उसकी पत्नी स्वीकार मान ली जाती है। अन्य जो बुशमैन होते हैं वह नुकीली छड़ियों से प्रहार करते हैं, यानी बुशमैन जो होते हैं यानी भोज का आयोजन हो रहा है, वहां पर एक व्यक्ति दुल्हन को पकड़ लेता है और दूसरे जो बुशमैन होते हैं वो नुकीली छड़ियों से उस पर प्रहार करते हैं। अगर हाथ पकड़ के रखा तो वो विवाह का उत्तराधिकारी बन जाएगा, अगर वो उस डर से उसने उसका स्त्री का हाथ छोड़ दिया तो वह उसकी स्त्री नहीं मानी जाएगी। परिवारों का अलग अलग डेरा या खेमा होता है। फिर भूत प्रेतों में विश्वास ये करते हैं, टॉन्ट्स में विश्वास करते हैं। अगर जिस जानवर का इन्हें शिकार करना है कि भाई कल कौन सा जानवर का शिकार मिलेगा, तो उसकी जो भस्मी होती है यानी उसको जलाते हैं, उसको सेकते हैं और उसकी जो भस्म यानी जो राख होती है उसको चेहरे पर रगड़ कर जाते हैं कि अगर शेर या हिरण की अगर राख को रगड़ के गए तो आज हिरण का शिकार मिलेगा। तो इस प्रकार की विशेषता इनको मिलता है, यानी ये अंधविश्वासों में विश्वास करता है। जो अपराधी होते हैं उसको भाले से घायल करके छोड़ दिया जाता है, मारते नहीं है, घायल करके छोड़ देता है कि तू ऐसे सड़ सड़ के मरेगा। फिर धुआं करके सामाजिक न्याय, ये काफी एक इंटरेस्टिंग है कि ये धुआं करते हैं और धुआं करने के बाद अगर धुआं काफी ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति निर्दोष है, और धुआं अगर चारों तरफ फैल गया यानी अगर धुआं किया, धुआं सीधा ऊपर चला गया तो निर्दोष है। अगर धुआं इस प्रकार से फैल गया इसका मतलब वो अपराधी घोषित कर दिया जाता है और जो अपराधी होता है उसे ये भाले से घायल करके छोड़ देते हैं। इस प्रकार की विशेषता पाए जाते हैं। कला प्रिय होते हैं, शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग का इनका शौक है, और गोरा नाम का एक वाद्य यंत्र यानी एक इंस्ट्रूमेंट जो है गोरा नाम का उसका यूज करते हैं, उसे बजाते भी है। दक्ष शिकारी होते हैं, जानवरों की खाल और सींग को धारण करते हैं, ये मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर यही चीजों को डिटेल में बताया गया है। पुरुष शिकार करते हैं, स्त्रियां जो है वह रूट्स को कलेक्ट करते हैं, कीड़े मकोड़े दीमक अंडों को एकत्रित करते हैं। बुशमैन लोगों के विवाह के समय व्यक्तिगत शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। मैंने कहा कि ये नुकीली छड़ियों से प्रहार करते हैं, अगर हाथ छोड़ दिया तो वो उसकी पत्नी नहीं मानी जाए। अगर दुल्हन को पकड़े रखा तो विवाह का उत्तराधिकारी होता है। सामाजिक व्यवस्था से स्पष्ट है कि कुछ शिकारी होते हैं, लड़ाकू होते हैं, वही गृहस्थी जीवन में यानी जो पावरफुल है, स्ट्रेंथ वाला है, तो वही गृहस्थ जीवन जी सकता है। सामाजिक अपराध करने वाले अपराधी को कड़ी सजा दी जाती है, उसको भाले से घायल करके छोड़ दिया जाता है। अपराध सिद्ध करने का तरीका बिल्कुल अलग प्रकार का है। घास फूस में आग लगाकर धुआं किया जाता है, अगर धुआं सीधा ऊपर चला जाता है तो वह निर्दोष है, और धुआं अगर इस प्रकार से फैल जाता है तो वो अपराध घोषित कर देता है, और इस प्रकार से अपराध में कई लोगों का हाथ माना जाता है। ये कुछ विशेषता। कला प्रिय होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, इसके अलावा चित्रकारी भी करते हैं। तो आर्किटेक्ट जीवन पद्धति, अनिश्चित भोजन यानी पानी भोजन मिलेगा या नहीं, अस्थायी आवास जैसे नकारात्मक लक्षणों के बाद भी अच्छा एक सामाजिक संगठन रखते हैं। कठिन परिश्रमी होते हैं, उत्साही होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं, जानवरों के पैरों को देखकर उसकी स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं, जानवरों की खाल ओढ़कर उसकी आकृति बनाकर उसके पास पहुंच जाते हैं, उनकी बोलियां बोलकर
शिकार के पास पहुंचकर उसका शिकार कर लेता है। तो ये सभी कार्य उसकी जो नाटकीयता के परिणाम के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब विषम जो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफी फेवरेबल नहीं है, इस कारण यहाँ पर मलेरिया, कालाजार, ये कुछ बीमारियां हैं, पेचिस है, ये निमोनिया या आंत्रज्वर जैसे रोग रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि इनकी लाइफ जो कम हो गई। तो न्यूमोनिया या इन्फ्लुएंजा जो है यहाँ पर काफी अधिक, डेंगू वगैरह जो काफी अधिक होता है, इस कारण ये मरते जा रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इनकी लोगों की सुरक्षा के लिए हम व्यवस्था भी करें और इनके लिए मॉनिटरिंग करते रहे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके बुशमैन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। यह